हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय जी डिफेंस वॉरियर पर। आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मोशन होता क्या, मतलब व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वह गति में कही जाती है, जिसको हम मोशन बोलते हैं। तो अब हम फिजिकल स्टेट जानते हैं। फिजिकल स्टेट होता क्या है? फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था आपकी दो प्रकार की होती है, रेस्ट अवस्था, मोशन अवस्था। रेस्ट मतलब विराम अवस्था, मोशन मतलब गति की अवस्था। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन के प्रकार। देखिए, मोशन दो प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मतलब जब कोई पिंड समान समय में समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, मतलब एक समान गति कहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन वी सेड इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। यदि हम उदाहरण की बात करें तो जब एक कार ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हावर, मतलब यदि कार पहले घंटे और दूसरे घंटे दोनों में 40-40 किलोमीटर की स्पीड से दूरी तय करे या 50-50 की किलोमीटर की स्पीड से दूरी तय करे तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तो यदि कोई कार या कोई भी वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी सेड इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर उदाहरण की बात करें तो यदि एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा अगले दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो मतलब घंटे दोनों के लिए समान ही रहेंगे, परंतु डिस्टेंस दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी, इसलिए हम इसे कहेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेटेड मोशन होता है और डिक्लेरेटेड मोशन होता है। इन सबको हम विस्तार पूर्वक नीचे पढ़ेंगे। एक्सीलरेटेड मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और डिक्लेरेटेड मोशन में यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन होता है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के समीकरण के बारे में। गति के समीकरण के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि वी, यू, ए और टी होती क्या है। वी आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। यू आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक वेग। ए आपका एक्सीलरेशन होता है और टी आपका टाइम होता है। तो गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके बारे में हमने बताया है वी, यू, ए और टी होता क्या है। और अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s आपकी डिस्टेंस हो जाती है और u आपकी इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, ए एक्सीलरेशन और t टाइम। और अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन की तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमने आपको पहले ही बताया हुआ आपका थर्ड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन से ही सर्कुलर मोशन और एन एक्सीलरेटेड मोशन प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं कंटेंट्स के, तो आपको स्क्रीन पर कंटेंट्स दिख रहे होंगे। इसके बारे में हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें रेस्ट की। तो रेस्ट होता क्या है? तो किसी भी पिंड को या वस्तु को हम रेस्ट में तब कह सकते हैं जब वो समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन ना करे। तो इंग्लिश में देखते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। मतलब आपने जब किसी कार को या साइकिल को आप खड़ी करते हैं, आप स्टैंडिंग करते हैं उसको, तो आप कुछ समय पश्चात देखेंगे तो वो स्टैंड आपको वहीं मिलेगी, तो मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये रेस्ट में है। और मोशन क्या होता है? मतलब जब आप when a body is said to be in a state of motion when its position change continuously with reference to a point, मतलब जब समय के साथ कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहे तो उसे मोशन कहते हैं। जब आपने साइकिल खड़ी की है तो आपने देखा कुछ समय बाद आके आपको आपकी साइकिल वहाँ पे नहीं मिली, तो कुछ आगे मिली या कुछ पीछे मिली, तो आप कह सकते हैं कि साइकिल ने मोशन किया। तो इसे हम बोलेंगे मोशन।
तो अब हम पढ़ें मोशन के कुछ। मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पथ बाई विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन थ्रू। मतलब मोशन आपके पथ पर निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए एक रोड पर जा रहे हैं तो आपके स्ट्रेट लाइन में मोशन हो जाएगा। आप सर्कुलर पथ पर मतलब आपने जब आप किसी झूले या किसी राउंड पे आप गति करते हैं तो उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। आप मतलब आपका पथ अगर सर्कुलर होगा उसमें आप गति करेंगे तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन वो होता है जैसे पेंडुलम में जो मोशन होता है उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब पेंडुलम में देखेंगे कि पेंडुलम की जो सुई होती है वह जहाँ से प्रारंभ होती है उसी पॉइंट को बार बार अपने पथ को बार बार दोहराती रहती है, तो उसे बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो हम जानेंगे अब फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसे भौतिक पैमाना कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब किसी भी भौतिक राशि को जब हम मापते हैं तो उसके लिए अगर हमको परिमाण की आवश्यकता तो हो परंतु दिशा की आवश्यकता ना हो तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। जैसे डिस्टेंस, मास, वेट, हीट, एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब हमें मेज़र करने के लिए जब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं डिस्टेंस होती क्या है। डिस्टेंस द एक्चुअल पथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दूरी क्या होती है? मतलब दूरी वो होती है जब कोई पिंड दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक मीटर होता है। मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, अगर आपने ए से अपनी ट्रेवल प्रारंभ किया, उसके बाद आपने बी पॉइंट तक आना है आपको, ठीक। तो इसके लिए आपके पास दो रास्ते हैं, तो आप एक स्ट्रेट आ सकते, ये भी आपकी दूरी हो जाएगी। आप इधर से घूम के भी आ सकते हैं, ये भी आपकी दूरी हो जाएगी। तो आपको जब पहुंचना बी पे है तो आपने दो रास्ते को अपना ये किया। तो ये दोनों रास्ते आप चाहे जिधर से आइए पहुंचिए, ये आप अगर बी पे पहुंचते हैं, ए से प्रारंभ करते हैं तो आपकी डिस्टेंस हो गई। जो भी आपने दूरी तय की उसी को हम बोल देंगे ये आपकी दूरी हो गई। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। पहले डिस्टेंस की कुछ हम क्वालिटी देखते हैं जो पॉइंट में लिखा हुआ है। द एक्चुअल पथ ऑफ लेंथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। हमने इसको आपको अभी ऊपर बता चुका है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन टू एक्सप्लेन इट। इसको भी हमने आपको बताया है। मतलब ये कह रहा है कि यह एक अदिश राशि होती है विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इसके लिए आपकी केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसको व्यक्त करने के लिए तो आपको परिमाण की आवश्यकता ही होगी, दिशा की नहीं। आपको दूरी तय करना है तो आप बोलेंगे मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा, 6 किलोमीटर की दूरी तय करूँगा, या आप बोल देंगे हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट वही होती है, मतलब किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच के सीधे मार्ग को विस्थापन कहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया, जब आप ए से मान लीजिए आपने यहाँ से आपने 1 मिनट आपने ये दो पॉइंट मान लिया,
तो आपने अपनी दूरी मतलब आपने अपनी यात्रा को जब प्रारंभ करेंगे तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते मिल जाएंगे। मान लीजिए आपने एक सीधी रेखा में आई, ठीक। उसके बाद आपका मन किया कि मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा घूम के जाऊँगा, तो आप इधर से भी आ सकते हैं। फिर आपने सोचा मैं घूमूंगा तो बस थोड़ा सा, तो इधर गए आप, फिर डायरेक्ट आपने सीधे आ गए। तो इन सब में सबसे आप देखेंगे कि जो सबसे कम होगी डिस्टेंस, उसी को आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो आप सब देख पा रहे होंगे कि सबसे कम आपको मिड वाली टर्म दिख रही होगी, तो ये इसी को आप बोल देंगे कि ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। Displacement is a vector quantity, requires both magnitude and direction for its explain। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण की भी आवश्यकता होगी और दिशा की आवश्यकता भी होगी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर। मतलब कह रहा है रमेश 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट की तरफ क्लॉक टावर से यात्रा करता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। जीरो तो होगी, लेकिन कब होगी? इसके लिए व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम। मतलब जब आपकी प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक मतलब आपने जहाँ से यात्रा प्रारंभ किया है और यात्रा अंतिम जहाँ आपने यात्रा को समाप्त किया, दोनों पॉइंट एक ही स्थान पर हो, तो उसे हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है। जैसे सर्कुलर मोशन में आप प्रारंभ करें तो आपने मान लीजिए ए से आपने यात्रा को अपनी प्रारंभ किया, उसके बाद आप यात्रा करते हुए आपने ट्रैवलिंग करते हुए आप बी पे ए पे फिर आके पहुंच गए, तो आप देखेंगे आपने जहाँ से प्रारंभ किया वहीं पे फिर आ गए। तो इसमें अगर आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस आप 2πr ट्रेवल्ड किए हैं, परंतु जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया कि दोनों के बीच की जो शार्टेस्ट लेंथ होगी वही होगी। तो दोनों के बीच में आपने जहाँ से प्रारंभ किया और जहाँ पे ख़त्म किया वहाँ की शॉर्टेस्ट लेंथ देखेंगे तो ज़ीरो है, मतलब कुछ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा शून्य हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब अब हम दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों में अंतर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पर ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। मतलब वस्तु के द्वारा तय किए गए वास्तविक लंबाई जो होती है वही आपकी डिस्टेंस होती है। और इसकी एक क्वालिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब यह एक अदिश राशि है, ठीक। और इसको हमने आपको बताया है, इसका मात्रक मीटर होता है, मतलब इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। मतलब यह आपकी धनात्मक दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, परंतु ना तो ज़ीरो होगी ना तो निगेटिव होगी। मतलब अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपकी डिस्टेंस पॉजिटिव हमेशा होगी, आप कुछ ना कुछ तय करेंगे तो निगेटिव हो ही नहीं सकती और ज़ीरो तो होगी ही नहीं, ठीक। और यह सदैव जो होगी विस्थापन के बराबर या अधिक हो सकती है। इट इज़ इट कैन इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और मोर देन। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब वही कि डिस्टेंस जो है आपकी दूरी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती होगी या हो सकती है जब आप इन लीनियर पथ, मतलब आप जब एक सरल रेखा में सीधे पे गति करेंगे तो। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो आपको हमने पहले ही बताया है, ये भी इसकी एक क्वालिटी होगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। मतलब यह आपकी धनात्मक, इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो। मतलब यह आपकी धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेजर द डिस्टेंस। मतलब
यह दूरी के बराबर भी हो सकती है, उससे कम होगी, ये तो आप जानते ही हैं। और यदि हम बात करें दो बिंदुओं के बीच विस्थापन सदैव एक समान होता है, मतलब आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच, मतलब आपने दो पॉइंट मान के अगर उनके बीच विस्थापन डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो सदैव एक समान ही आएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पथ ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम चित्र में देखते हैं, आप मान लीजिए आपकी ये ओ जो है ओरिजिन है, ठीक, ये ओ आपकी ओरिजिन है और ए आपके स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक, और बी आपकी एंडिंग पॉइंट है, ठीक। उसके बाद आप जब देखेंगे एक इसके बाद हम देखेंगे कि आपने ए से प्रारंभ किया, ठीक, मतलब आपने ट्रेवलिंग किया है सर्कुलर पथ में, ठीक। तो हम जानते हैं जब हमने सर्कुलर पथ में ट्रेवलिंग किया है तो ये आपने ये जो इसकी परिधि होगी वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। और ए ओ और बी ये तीनों जो स्ट्रेट लाइन को अगर हम मिला देंगे, तो मतलब एक अगर रेखा देखेंगे तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए ये क्या है क्या। तो इसको आप जब ऐड करेंगे इसी के नीचे तो ये आपका बन जाएगी एक पूरा सर्किल। तो वृत्त की परिधि, मतलब हिंदी में बोलेंगे इसे वृत्त, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। तो ये आधा है तो इसलिए इसको s, मतलब इसको s, परिधि को s से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको πr लिख दिए हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। आर आपकी रेडियस मतलब त्रिज्या दी हुई है, 10 मीटर पहले से दिया। तो इसको जब हम नीचे कैलकुलेशन देखते हैं तो पाई s इज इक्वल टू पाई इंटू आर है। तो s की वैल्यू मतलब s इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14। उसके बाद आर आपकी त्रिज्या रेडियस 10 मीटर है। तो आप जब इसका गुणा करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 31.4 मीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। और टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर जब आप निकालेंगे तो आर ओ ए और ओ बी इक्वल दोनों होगी, क्योंकि ये आपकी त्रिज्या है, रेडियस है जो कि सेम होगी। तो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या आप डिस्प्लेसमेंट को 2 इंटू ओ ए कर सकते हैं, ठीक। तो जब 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आर इसमें देखिए 10 मीटर डिवाइड डी, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर। तो 2 इंटू आर की वैल्यू 10 मीटर डिवाइड, तो 20 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर ट्रेवल्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड ट्रेवल्स अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कैलकुलेट। पहले हमें ज्ञात करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो सर्वप्रथम हम पहले चित्र में देखेंगे कि हमें पता क्या क्या, हमें ज्ञात क्या क्या करना है, मतलब हमको फाइंड क्या करना है। तो हम देखते हैं, हमें ओ ए पता है 4 किलोमीटर दिया हुआ है, 4 किलोमीटर। ए बी आपको 4 किलोमीटर दिया हुआ है। तो आप ए पे देखेंगे, ओ ए और ए बी के बीच में आप देखेंगे अगर, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हम इसमें पाइथागोरियन थ्योरम लगा देंगे। तो हम ओ बी ज्ञात करेंगे कि ओ बी कितनी आएगी। जब हम ओ बी को फाइंड करेंगे तो ओ बी ही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि हमने ओ से ही स्टार्टिंग किया हुआ है ट्रेवलिंग करना और ए तक गए, फिर ए से बी चले गए। तो ओ और बी के बीच की जो दूरी होगी वो भी शॉर्टेस्ट दूरी, वही डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसा कि हमने आपको अभी एग्जाम्पल में और डिफिनेशन में बताया हुआ है। तो अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस की, तो हमने ट्रेवल किया है ओ ए प्लस ए बी, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। देखिए नीचे लिखा हुआ है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओ ए प्लस ए बी 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। उसके बाद फिर आता है डिस्प्लेसमेंट जो कि ओ बी है, हमने आपको अभी बताया।
तो ओ बी को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरियन थ्योरम आपको क्या होता है अभी हम बताते हैं। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेनियस अगर आप देखेंगे या परपेंडिकुलर देखेंगे, इसकी बेस देखेंगे, तो क्या होता है। सबसे पहले इसको हम आपको बताते हैं कि हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस होता क्या है। ये आपको चित्र में जो ओवी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट पेन थोड़ा ले लेते हैं, ए बी ओ बी, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, इसको एच से डिनोट करते हैं हाइपोटेनियस को। ठीक। परपेंडिकुलर मतलब आप जिस पे एंगल बन रहा है, इस पे आप देखेंगे तो ओ ए जो है आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ओ ए को आप लेंथ ले, आपको परपेंडिकुलर ले सकते हैं। और बेस की बात करें तो ए बी जो है आपकी बेस हो जाएगी। ठीक। तो आप फार्मूला लगा दीजिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, मतलब रॉन्ग लिख उठा हुआ। तो ओ ए की वैल्यू आपकी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। मतलब 4 का स्क्वायर इज इक्वल 16 प्लस 16, 16 16 32 अंडर रूट 32। इसकी आप जब अंडर रूट निकालेंगे 5.65 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, जो कि आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो डिस्टेंस आपकी आई हुई थी टोटल 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आपने निकाला तो 5.6 किलोमीटर आ गई। ठीक। ये देखिए, सॉरी 20 किलोमीटर आपकी 20 मीटर आपकी आई हुई थी डिस्टेंस। इट ट्रेवल्स, सॉरी, डिस्टेंस आपकी 8 किलोमीटर आई हुई थी और उसके बाद जब आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो आपकी 5.65 किलोमीटर आ गई। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। When a body travels equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई पिंड समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट वी सेड दैट इट इज यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ए कार ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर इन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड हावर। मतलब जब आपने देखा कि कार पहले घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तथा दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की, तो इसे हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक। अब हम ऊपर देखते हैं, ये आपको चित्र बना हुआ है। ठीक। अब हम देखेंगे, मतलब जैसे जैसे लेंथ, ये आपकी एल लेंथ और ये आपकी एस है। जब आप देखेंगे एस यहाँ पे टी होना चाहिए और यहाँ पे वी मान लीजिए। ठीक। तो जब आप ट्रेवल करेंगे इसमें आप देखेंगे कि जितना एस बढ़ रहा है उतना एल भी बढ़ रहा है। ठीक। मतलब जितना एस दूरी की जा रही है उतना लेंथ लंबाई मतलब ये भी बढ़ रही है, तो दोनों देखेंगे आप एक साथ बढ़ रहा है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब मोशन मतलब व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ए कार ट्रेवलिंग एट 30 किलोमीटर इन फर्स्ट हावर एंड सेकेंड हावर 40 किलोमीटर पर हावर। तो आप देखेंगे 2 घंटे में टू हावर्स ही ट्रेवल टोटल डिस्टेंस 30 किलोमीटर प्लस 44 मतलब इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। देन वी सेड दैट इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। जैसे अगर कोई कार है वो पहले घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय की तथा अगले घंटे में उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की, तो आप देखेंगे टोटल दूरी जो उसने तय की है वो 70 किलोमीटर हो गई। ठीक।
और आपके घंटे टोटल कितने लगे, 2 घंटे, तो मतलब 2 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो आपने देखा कि दोनों घंटे में जो दूरी उसने तय की वो अलग अलग है, तो इसे बोल देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो आपने देखा एस और टी, ये देखिए, ये आपकी देखेंगे तो एस एस तो बढ़ रहा है, टी पहले थोड़ा सा बढ़ा लेकिन एस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। फिर फिर टी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते टी हाई हो गई, तो अब एस देखिए, अब आप टी अगर बढ़ाते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक, मतलब जितना टी बढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा, मतलब टी में जो है कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब टी बढ़ तो रहा है, उसके बाद देखेंगे स्पीड भी अपने आप बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक, कॉन्टिन्यूस नहीं बढ़ रहा है, कॉन्टिन्यूस तो बढ़ रहा है, मतलब सेम में नहीं बढ़ रहा है जितना, मतलब एस के साथ साथ टी नहीं बढ़ रहा है। एस थोड़ा, मतलब थोड़ा सा आप टी बढ़ा रहे हैं तो एस देखिए ज़्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक, सेकंड में देखेंगे कॉन्टिन्यूस डिक्रीजेज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट डिक्लेरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब आप देखेंगे पहले टी जब जीरो था तो ये थोड़ी सी थी, उसके बाद जब टी आपने थोड़ा सा बढ़ा तो देख रहे हैं एक्सीलरेटेड, ये टी आपकी तो बढ़ रही है लेकिन डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ग्राफ में देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी कम होती हुई चली, इसके बाद एक, तो ये मतलब डिस्टेंस आपकी लगातार कम होती जा रही है सबसे ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि इनकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक्सीलरेटेड मोशन और डिक्लेरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन मतलब व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विद टाइम, मतलब जब समय के साथ जो है बॉडी इंक्रीज करती है इन विद टाइम, मतलब गति में जब समय के साथ में अपनी गति जो है समय के साथ बढ़ती जाती है किसी पिंड की, तो उसे एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। आप देखेंगे वी और टी जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से टी भी इंक्रीज होते हुए चला जा रहा है। ठीक, और सेकंड है डी एक्सीलरेटेड मोशन, व्हेन मोशन ऑफ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम, मतलब जब समय के साथ पिंड की गति कम होने लगती है तो आप देखेंगे कि ये डिक्लेरेटेड मोशन है। तो आप सबसे पहले देखें टी, तो सबसे पहले जब आप टी यहाँ पे देखेंगे जीरो थी तो वेग उसकी सबसे, वेलोसिटी वेग सबसे हाई है। उसके बाद जैसे जैसे इस टाइप टी की साइड में देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी इसकी डाउन होती, मतलब डिक्रीजेज होते जा रही है, तो ये डी एक्सीलरेटेड मोशन है। अब हम बात करेंगे स्पीड की, स्पीड होती क्या है। तो जब हम राइडिंग करते हैं तो उसको जिस जिसमें नापते हैं या जिस चीज़ से जानते हैं वो आपकी स्पीड होती है। जैसे आपने ट्रेवल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो स्पीड होती क्या है उसको अब हम बताएंगे। द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, मतलब एकांक समय में पिंड द्वारा तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, मतलब चाल जो होती है दूरी तय करने में, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब जो आपने दूरी तय की अपॉन टाइम टेकन, और आपको जो दूरी तय करने में समय लगा उसको दोनों का अनुपात जो होगा वो आपकी स्पीड होगी। ठीक, और चाल इज इक्वल टू चाल स्पीड, स्पीड को आप v से भी ले सकते हैं या s, तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब दूरी, दूरी को डिनोट s अपॉन टी टाइम टेकन टी, स्पीड इज इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू s अपॉन टी, तो चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। अगर हम बात करें SI यूनिट, मतलब चाल की SI यूनिट जिसमें हम चाल को मापते हैं उसको मीटर पर सेकंड होती है और उसमें मीटर पर सेकंड बोलते हैं। ये इसके चाल के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन देन देयर विल बी ए कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रही होगी तो हम उसे, तो उसकी स्पीड या तो नियत होगी या तो यूनिफॉर्म मोशन में वस्तु होगी। ठीक, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इफ़ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब कोई पिंड असमान गति से, असमान वेग से गति कर रहा है तो देन द स्पीड विल नॉट रिमेन यूनिफॉर्म बट हैव डिफरेंट वैल्यूज, मतलब तब तो उसकी जो
स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, डिफरेंट वैल्यूज थ्रू द मोशन ऑफ सच अ बॉडी। और बॉडी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिक्रीबल वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये औसत चाल की बात कर रहा है। तो औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। वही लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टेकन टाइम। तो औसत चाल होगा वही कुल दूरी बटा कुल समय। एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर सेकेंड इन 5 आवर्स। हमसे ये पूछ रहा है कि बॉडी बॉडी की स्पीड क्या होगी मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर हावर में, जब वो 40 किलोमीटर पर सेकेंड से 40 इन इफ़ इट ट्रेवल्स 40, यदि मतलब वो 40 किलोमीटर दूरी तय करे 5 घंटे में। तो आपको डिस्टेंस दिया वो 40 किलोमीटर और टाइम आपको जो दिया गया है वो 5 किलोमीटर है। तो सबसे पहले स्पीड को हम इन किलोमीटर पर हावर, मतलब हम किलोमीटर पर हावर में निकालेंगे। तो स्पीड निकाले सबसे पहले टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अभी फार्मूला बताया था उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपको जो दिया गया है वो 40 किलोमीटर है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद टोटल टाइम आपको जो लगा वो 5 घंटा है, ठीक। तो किलोमीटर पर हावर में निकालना था तो किलोमीटर पर हावर में निकाल रहे हैं। 40/5 मतलब 5। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे दोनों को तो आपको 8 किलोमीटर पर हावर मिलेगा। ये आपको किलोमीटर पर हावर में आंसर हो गया, ठीक। अब हम देखेंगे कि स्पीड इन मीटर पर सेकंड में, मतलब उसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, एक किलोमीटर पर हावर में और सेकंड इन मीटर पर सेकंड में। जब हम मीटर पर सेकंड में देखेंगे, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। चलिए, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, ठीक। आप इसको चाहे तो शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए कैसे किया गया है। 40 किलोमीटर को जब 1000 मीटर से गुणा किया गया तो 40,000 मीटर हो गया। 5 घंटे को 60, तो यही देखिए 1000/3600, 6×36 3600। तो इसको टोटल किए तो 80 मीटर अपान 60 सेकेंड आया। जब इसको डिवाइड किए 2.22 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इसका शॉर्टेस्ट तरीका देखिए कन्वर्जन का, जो अभी हमने बताया आपको, तो उसके लिए सबसे ये देखिए कन्वर्जन फैक्टर आपको लिखा हुआ है। कन्वर्जन फैक्टर चेंज फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 × 60 तो 5/18, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर हावर में 1 किलोमीटर पर हावर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।